आज हम पढ़ेंगे शुंग साम्राज्य के बारे में। लास्ट टाइम हमने मौर्यन पीरियड पढ़ा था। उसके बाद आता है हमारा शुंग साम्राज्य। शुंग साम्राज्य मगध के एक प्राचीन भारतीय ब्राह्मण राजवंश था जिसने लगभग 187 से 278 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित किया था। शुंग साम्राज्य जो था आपका, वो एक भारतीय ब्राह्मण का साम्राज्य था, उनका राजवंश था जिसने 187 से 278 ईसा पूर्व तक यहाँ पर नियंत्रित किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग ने वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य जब ख़त्म हो गया उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने इस शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में भागभद्र जैसे बादशाहों ने पूर्वी मालवा में बेस नगर में भी शासन किया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन इसके बाद जो भागभद्र जैसे बादशाह आए उन लोगों ने बेस नगर में भी इसका शासन किया। पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक शासन किया और उसके पुत्र अग्निमित्र ने उत्तराधिकार प्राप्त किया। भागभद्र के बाद पुष्यमित्र आए, उन्होंने 36 वर्ष तक वहाँ पर शासन किया और उसके बाद उनके ही पुत्र अग्निमित्र को उसका उत्तराधिकार चुना गया। उन्होंने कलिंग, सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक साम्राज्य और संभवतः पांचाल और मथुरस की लड़ाई लड़ी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी अग्निमित्र ने लड़ाई लड़ी थी। कला, शिक्षा, दर्शन और इस अवधि के दौरान सीखने के अन्य रूपों में छोटे टेराकोटा चित्र, बड़ी पत्थरों की मूर्तियाँ और वास्तुशिल्प जैसे कि बरहट में स्तूप और सांची के प्रसिद्ध महान स्तूप शामिल हैं। इस साम्राज्य के दौरान कला, शिक्षा, दर्शन यानी कि आपके टूरिज़्म और उसके बाद आपके इस अवधि में सीखने के लिए टेराकोटा के चित्र और बड़ी बड़ी पत्थरों की मूर्तियाँ, वास्तुशिल्प, इस तरह के जो चीज़ें थी इस साम्राज्य के दौरान काफ़ी सीखने को मिली। सांची स्तूपा भी इस साम्राज्य से ही बना। उसके बाद इस साम्राज्य की क्लोथिंग किस तरह की थी, आगे ये देखते हैं। वुमेन क्लोथिंग, महिलाओं ने अलग अलग तरीक़ों से अपने अंतारिया को बांधा। अंतारिया हम अलग अलग पीरियड्स के दौरान पढ़ते आ रहे हैं। शुंग पीरियड के दौरान भी अंतारिया को लोग पहनते थे। महिलाओं ने इस अंतारिया को अलग अलग तरीक़ों से पहना। मूल रूप से अपारदर्शी, यह बाद में अधिक से अधिक पारदर्शी हो गया। पहले ये अपारदर्शी था यानी कि ओपेक था, लेकिन धीरे धीरे इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती गई और ये पारदर्शी हो गया। एक साधारण छोटी अंतारिया या कपड़े की पट्टी आगे लंगोटी कायबंद से जोड़ा गया था और फिर पैरों के बीच से गुजरा और पीछे की ओर टक किया गया। जैसे आपकी धोती होती है, इस तरह से कुछ इसको ड्रेप किया गया, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। एक लंगोटी कायबंद से जोड़ा गया एक कपड़े को और उसको पीछे की तरफ निकालकर, पैरों के बीच में से पीछे की तरफ निकालकर उसको टक किया गया। अंटारिया का एक लंबा संस्करण यानी कि एक लॉन्गर वर्जन घुटने की लंबाई वाला था। अंटारिया का एक लॉन्गर वर्जन था और एक शॉर्टर वर्जन था। जो इसका लॉन्गर वर्जन था वो घुटने की लंबाई तक था, जिसे पहले चारों ओर लपेटा गया था और फिर कमर पर सुरक्षित किया गया था। पहले उसको अपनी वेस्ट के चारों तरफ महिलाओं ने लपेटा और उसको फिर कमर की तरफ उसको सिक्योर किया। लंबे समय तक आगे की ओर प्लीट और टक किया गया था। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसको पहनने का तरीका था कि आगे की तरफ इसको प्लीट किया था और इसको टक किया गया था प्लीट्स को, जिस तरह से हम साड़ी की प्लीट्स डालते हैं इसी तरह से। और शॉर्टर एंड यानी कि जो उस कपड़े का छोटा वाला पार्ट था, शॉर्टर एंड था, उसको पैरों, कच्छा शैली और टक के बीच खींचा गया था कमर में सबसे पीछे। उसको आपके पैरों के बीच में से निकाल के पीछे की तरफ टक किया गया, जिससे वो एक धोती स्टाइल बन गया। एक और संस्करण यानी कि एक और वर्जन है इसको पहनने का, जिसको हम लहंगा स्टाइल कहते हैं। हिप्स के चारों ओर लपेटे गए कपड़े की लंबाई कसकर एक टैबुलर टाइप की स्कर्ट बनाने के लिए थी। जो इसका एक और वर्जन था उसमें उस अंतारिया को उन्होंने अपने वेस्ट हिप्स के चारों तरफ लपेटा और
उसको एक टैबुलर टाइप उसकी जो शेप थी इस तरह की आई, वो उस तरह से एक स्कर्ट के रूप में जानी गई। यह कच्छा शैली में पैरों के बीच से नहीं खींचा गया था। उच्च वर्ग की महिलाओं ने उतारियाँ आमतौर पर विस्तृत सीमाएं यानी कि इलेबोरेटेड बॉर्डर्स के साथ सजाए गए थिन मटेरियल के होते थे। जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, जो यानी कि अपर क्लास की महिलाएं थी, वो बहुत बड़े बड़े बॉर्डर्स के साथ बहुत पतले कपड़े पे लगे हुए इस तरह से वो लोग अपने उतारिया को पहनते थे। उसको वो अक्सर सर के ढकने के रूप, सर को अपने कवर करने के लिए ज़्यादा पहनते थे। उनके कायाबंद पुरुषों के समान थे। इसके अलावा वे कभी कभी कमर में एक छोर में टक करके सामने कामबाग से जुड़ा कपड़े का एक सजावटी टुकड़ा पहनते थे। उनके जो कायाबंद थे वो जो पुरुष थे उस समय के उनके समान थे। और इसके अलावा वो कभी कभी सामने कामबाग से जुड़ा एक कपड़ा लगा लेते थे जो उनका सिर्फ सामने की तरफ फॉल होता था, एक सजावटी टुकड़ा पहनते थे, जैसे कि हम इस फोटो में भी देख सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी मेल क्लोथिंग। मुख्य वस्त्र सफ़ेद सूती या फूलदार मलमल जो उनका मेन गारमेंट था, या तो वो वाइट कॉटन था या लिनन था या फिर कुछ फ्लावर्स से भरा हुआ एक मसलिन था। इस तरह का उनका अंतारिया था जो कभी कभी सोने और कीमती पत्थरों में उभरा होता था। ये अंतारिया कभी कभी गोल्ड या फिर प्रीशियस स्टोन्स से सजा हुआ होता था, उभरा हुआ होता था उस चीज़ से। पुरुषों के लिए यह हिप्स के आसपास पैरों के बीच कच्छ शैली में लिपटा हुआ एक कपड़ा था जो कमर से बिछड़े या टखनों तक फैला हुआ था। पुरुषों के लिए ये जो अंतारिया होता था ये हिप्स के आसपास और पैरों के बीच कच्छ शैली में लिपटा हुआ था, जैसे कि आपकी धोती होती है, और यह टखनों तक फैला हुआ था। किसान और आम लोगों द्वारा थोड़ा सा इसको शॉर्टर लेंथ करके पहना हुआ था, मतलब कम यानी कि शॉर्ट डाला हुआ था किसान या फिर आम लोगों ने। अंतारिया कमर पर एक सैश या कायाबंद द्वारा सुरक्षित किया गया था। अंतारिया को वो एक कायाबंद कुछ वेस्ट बेल्ट की तरह से एक कायाबंद पहनते थे, उस पर सुरक्षित किया गया था उसको, जिसे अक्सर कमर के केंद्र के लूप वाली गांठ में बांधा जाता था। उसको अक्सर वो लोग बैक के केंद्र यानी कि सेंटर में एक लूप वाली गांठ में बांध देते थे। कायाबंद साधारण सैश वीत का हो सकता था। जो कायाबंद था वो कोई एक आम सैश या वीत का हो सकता था। सिरों पर ड्रम हेडेड नोट, सिर पर वो लोग एक तरह की ड्रम हेडेड नोट बांधते थे। मुर्जा, कढ़ाई, सपाट और रिबन के आकार का एक बहुत ही विस्तृत पट्टी हो सकती थी। पट्टिका या एक कड़ा, काला बुका, ये अलग अलग नाम हैं जिस तरह के कायाबंद वो लोग डालते थे। कपड़े के तीसरे आइटम जिसे युतारिया कहा जाता है, उनके गारमेंट्स में एक तीसरी आइटम भी थी। पहले हमने अंतारिया पढ़ी, फिर हमने दूसरी आइटम कायाबंद, एक तीसरी आइटम युतारिया भी होती थी। पहनने वाले के कंफर्ट को सूट करने के लिए युतारिया को कई तरीके से पहना जाता था। जो वो युतारिया पहन रहा है उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग उस उतारिया को लोग पहनते थे। कोर्ट में उन लोगों द्वारा बहुत शान से, जिन्होंने इसे कंधे या कंधे पर एक या छाती पर तिरछे और कमर पर गांठ में पहना था, या पीछे की ओर ढीला भी पहना जा सकता था। जो लोग इसको एक कंधे पर या दोनों कंधे पर या छाती पर तिरछा या कमर पर गांठ इस तरह से जो लोग पहनते थे, उन लोगों की वहाँ पर एक अलग शान होती थी। मतलब अपनी शान को दिखाने के लिए उस युतारिया को वो लोग इस प्रकार से पहनते थे, या पीछे की ओर ढीला भी पहनते थे, और कोहनी या कलाई के द्वारा समर्थित किया जा सकता था, और कई में मौसम की मार के अनुसार अन्य तरीके से पहना जाता था। युतारिया को लोग वेदर के अकॉर्डिंग भी अलग अलग स्टाइल उसके चेंज करके पहनते थे। सर्दियों में थोड़ा सा फैला के, यानी कि ताकि उनका शरीर ढका रहे, गर्मियों में थोड़ा सा उसको लपेट के ताकि अच्छी हवा लगे।
यह सूर्य से सुरक्षा के रूप में सिरे के चारों ओर बांधने के लिए अधिक व्यावहारिक कपड़ा था। लेकिन जो वहाँ के मजदूर और कारीगर लोग थे, वो लोग इसको सर पर पहनते थे, सर पर लपेट लेते थे ताकि डायरेक्ट धूप से बच पाएँ, या कमर के चारों ओर कसकर हाथों को काम के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था, या फिर उन लोगों ने इसको कमर के चारों तरफ पहन लिया था ताकि उनके हाथ फ्री रहे, या फिर पसीना आने पर चेहरे को पोंछने के लिए एक तौलिए के रूप में था, या फिर उस चीज़ को वो लोग, क्योंकि मज़दूर थे, काम करते हुए पसीना आता था, तो उसको वो लोग तौलिए की तरह इस्तेमाल करते थे पसीना पोंछने के लिए। यह उपयोग समाज के गरीब वर्गों के लिए अंतहीन था और उनके लिए यह निश्चित रूप से कपास से बना होगा। समाज के उस गरीब वर्ग के लिए यह उपयोग अंतहीन था, एंडलेस था। वो इसका खूब इस्तेमाल करते थे, और क्योंकि उनका यूज़ इस तरह का था तो वो निश्चित ही कॉटन का बना हुआ होगा उन लोगों के लिए। अब आपका आता है हेड गियर और हेयर स्टाइल्स। किस तरह के हेड गियर यानी कि किस तरह की पगड़ी, किस तरह की टोपी वो लोग पहनते थे, और किस तरह के हेयर स्टाइल्स वो लोग अपना सर पर बनाते थे। पहले विमेन के हेड गियर और हेयर स्टाइल्स। महिलाएं आम तौर पर अपने सिर को उतारिया ढक लेती थी। जो फीमेल्स थी, जो महिलाएं थी, वो आम तौर पर अपने सिर को उतारिया, जो कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, उससे वो लोग अपने सर को ढक लेती थी। सीधे या कड़े के साथ पहना जाता था, या तो वो उसको सीधा पहनती थी या अपने सर पर एक कड़ा पहन लेती थी जिसमें वो लोग उस उतारिया को फंसा लेती थी, जो अक्सर सुंदर बॉर्डर्स के साथ होता था। वो जो उतारिया वो लोग सर पर पहनते थे, उसके बॉर्डर्स अक्सर बहुत सुंदर होते थे। बालों को केंद्रित करके, यानी कि बालों को केवल पीछे की ओर लटकाकर पहना जा सकता था, या सिर को हेडबैंड से सुरक्षित किया जा सकता है। युतारिया को या तो वो पीछे लटका लेते थे सिर्फ, या फिर एक हेडबैंड से वो उसको सिक्योर कर लेते थे, या सिर के शीर्ष पर एक फ़ैन में व्यवस्थित एक छोर के साथ पहना जा सकता था। सिर को झालर यानी कि फ्रिंजेस, जो आपके ऐसे लटकने वाले होते हैं, उसको हम फ्रिंजेस बोलते हैं, झालर या पेंडेंट से सजाया जा सकता था। वो लोग अपने सिर को युतारिया पहनने के बाद किसी भी झालर या किसी भी तरह के पेंडेंट से अपने सर को सजा लेते थे, जो संभवतः टाइट फिटिंग वाले ट्राउज़र और फ्राइजेस कैप के साथ लंबी आस्तीन वाले अंगरखा पहनती थी। हेलमेट भी वहाँ पर फ्राइजियन महिलाएं हेडगियर के रूप में पहनती थी, जो संभवतः बहुत टाइट फिटिंग ट्यूनिक या ट्राउज़र और फ्राइजेस कैप के साथ लंबी आस्तीन वाले अंगरखा पहनती थी, जो कि शंखाकार शेप के होते थे। इसके बाद मेल के हेडगियर और हेयर स्टाइल्स। पुरुष के सिर के संबंध में शुरुआती मौर्य काल में पगड़ी मौली का कोई निशान नहीं था। मौर्य काल का जो स्टार्टिंग यानी कि प्री मौर्य पीरियड जो था, उसमें कोई पगड़ी का कोई निशान नहीं था। लेकिन शुंग काल में हमें पुरुष सिर की पोशाक के इस रूप पर बहुत जोर दिया। लेकिन शुंग काल में पुरुषों ने ये पगड़ी मौली इस तरह की चीज़ों पर बहुत जोर दिया, बहुत पहनी गई उस दौरान ये चीज़ें। ये उल्लेखनीय हेड्रेस थे। ये एक बड़े बड़े हेड्रेस थे जिसमें पगड़ी के कपड़े के साथ बालों को अक्सर एक चोटी में घुमाया गया था। चोटी को तब सामने या सिर के किनारे पर एक उभार बनाने के लिए व्यवस्थित किया गया था। जो ये चोटी उनकी मुड़ी हुई होती थी, इसको सिर के एक किनारे पर वो लोग उभार बना लेते थे उस चीज़ का। लेकिन शीर्ष के केंद्र पर यानी कि शीर्ष के सेंटर पर उन लोगों ने ये कभी नहीं किया, एक किनारे पर किया था। सेंटर में क्यों नहीं किया? क्योंकि केवल पुजारी ही इस स्टाइल का उपयोग कर सकते थे, क्योंकि वो स्टाइल जो है वहाँ के पुजारियों के लिए फिक्स था। इसके अलावा जौहरी ब्रोच या एक झालर जैसी सजावट तत्व पगड़ी से जुड़े हो सकते थे। इसके अलावा एक वो जौहरी ब्रोच या फिर कोई झालर, जो हमने फ्रिंजेस पहले पढ़ी हैं,
इस तरह के कुछ डेकोरेटिव एलिमेंट वो लोग अपनी पगड़ी पर लगा लेते थे, या एक छोर को प्लेटों में बांधा जा सकता था और पंखे की तरह टक किया जा सकता है, या फिर जो प्लेट्स होती थी उसको वो एक छोर पर बांध लेते थे, या फिर पंखे की तरह उसको फैला लेते थे, टक कर लेते थे। आपका आता है मिलिट्री कॉस्ट्यूम्स। जो सोंग पीरियड में मिलिट्री कॉस्ट्यूम जिस तरह के चलते थे, फ़ारसी सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों को कभी कभी मौर्यों द्वारा सैन्य पोशाक के लिए उपयोग किया जाता था। जो फ़ारसी सैनिक के मिलिट्री कॉस्ट्यूम्स होते थे उसको जो मौर्य पीरियड के लोग थे वो अपने सैन्य पोशाक में उसका उपयोग करते थे। लोअर गारमेंट अक्सर फ़ारसी पतलून के बजाय भारतीय अंटारिया होता था। जो उस कॉस्ट्यूम का लोअर गारमेंट होता था जो वो नीचे पहनते थे, उसमें वो फ़ारसी पतलून की जगह पर अपने इंडियन अंटारिया को पहनते थे। हेड गियर आमतौर पर पगड़ी या हेडबैंड होता था, जबकि फ़ारसियों ने नुकीली टोपी पहन रखी थी। फ़ारसियों की जो सैनिक की मिलिट्री कॉस्ट्यूम थी उसमें वो एक टोपी पहनते थे, लेकिन जो मौर्यों की जो मिलिट्री कॉस्ट्यूम्स होती थी वो उसमें पगड़ी या हेडबैंड डालते थे। विदेशी और देशी कपड़ों का मिश्रण दिलचस्प है क्योंकि यह भारतीयों की वेशभूषा में विकास के शुरुआती चरणों में से एक को दर्शाता है। जो ये मिक्सअप करके कॉस्ट्यूम्स वो लोग डालते थे, ये जो मिश्रण था ये दिलचस्प था क्योंकि यहाँ से इंडियन जो वेशभूषा थे उनके विकास की शुरुआत हुई थी। यह ठंडी उत्तर में आया, ये सर्दियों में आया था, जहाँ फ़ारसी वस्त्र सैनिकों के मामले में अधिक उपयुक्त जलवायु और कार्यात्मक रूप से थे, जब मिलिट्री कॉस्ट्यूम्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बने हुए थे। हालांकि पुरुष के कोट्स का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है, लेकिन इस अवधि में इसके कोई दृश्य प्रमाण नहीं है। जो मेल कोट्स होते हैं उसका अर्थशास्त्र में उल्लेख है, लेकिन मौर्य और सुंग पीरियड के दौरान इसका कोई भी दृश्य का प्रमाण नहीं मिला है कि उस टाइम पर लोग कोट डालते थे। महिलाओं ने सतलरी, मेखला, पकलरी, चुलरी इस तरह के कटिंग वाले ज्वेलरीज डाली। तिलारी, कांधा, कर्णिका, इस तरह की कर्णिका जैसे उनकी बाली, ये एक उनकी बाली का नाम है। पटना, ये एक तरह का कवच था जो वो लोग पहनते थे। कर्णिका, ये झुमके होते हैं। बाजूबंद जो यहाँ पर डाल देते हैं, और कंगन, चूड़ियाँ, अतकन बाएं कंधे के नीचे और दाहिने हाथ के नीचे पहना जाता है। लंबनम, बहुत लंबी चेन का एक हार वो लोग पहनते थे। कारा, यानी एक तरह की वो लोग मुड़ी हुई तार की पायल पहन लेते थे। सितार, एक स्टार की शेप का सिर का उनकी आभूषण होता था, ज्वेलरी होती थी। सामग्री ज़्यादातर सोने और कीमती पत्थरों जैसे मूंगा, मणिक, नीलम, एगेट्स और क्रिस्टल का उपयोग किया जाता था। जो ये लोग जो ज्वेलरीज करते थे, ज्वेलरी में ज़्यादातर मटेरियल वो लोग मूंगा, माणिक, नीलम, एगेट्स, क्रिस्टल इस तरह की वो पत्थरों का यूज़ करते थे। मोती का भी यूज़ करते थे, और सभी प्रकार के मोती बहुतायत से थे, जिसमें कांच से बने पदार्थ भी शामिल थे। कुछ आभूषण दोनों लिंगों के लिए आम थे, कुछ ज्वेलरीज दोनों जेंडर्स के लिए कॉमन थी, जैसे कि झुमके डालते थे वो लोग, हार डालते थे, मेल भी और फीमेल भी, बाजूबंद पहनते थे, कंगन और काशीदाकारी बेल्ट यानी कि एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट दोनों जेंडर्स में कॉमन थी। कान की बाली या कर्णिका 3 प्रकार की होती थी। कुंडला, पहले इसमें कुंडला आती है आपकी, जिसमें एक सिंपल सी रिंग होती थी। एक गोलाकार डिस्क जैसे ढेरी, एक गोल कलर के डिस्क जैसा कुछ पहनते थे भरा हुआ अंदर से, जिसको ढेरी कहते थे। और झुमके, जिसमें एक फूल जैसी आकृति होती थी जिसे कर्ण फूल के नाम से जाना जाता है। और एक तरह के उनके झुमके होते थे जिसमें फूल जैसी शेप बनी हुई थी, जिसे वो लोग कर्ण फूल कहते थे। इस तरह की ज्वेलरीज उस पीरियड में चलती होती थी।